चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग 5th लेक्चर शुरू करने वाले हैं। और इस लेक्चर का अगर लेक्चर इंडेक्स देखेंगे आज क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो रिकॉल करेंगे कॉन्सेप्ट, उसको बहुत ज्यादा नहीं है रिकॉल आज। उसके बाद एडी करंट पढ़ने वाला, एक छोटा टॉपिक है, 19 एक फ्लैट का टॉपिक है। इसके बाद पढ़ने वाले सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितना इंपॉर्टेंट मोशनल ईएमएफ टॉपिक्स पढ़ता है उतना ही इंपॉर्टेंट सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टर भी टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे लिए आज का क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। लेकिन अगेन कह रहा हूँ, ये चैप्टर का इजी चैप्टर है, तो इसका ये पोर्शन भी काफी इजी है। एक बार समझ में आ गया फिर दोबारा रिवीजन करने की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते, जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड को रिकॉल करवाता हूँ। लास्ट क्लास में अगर रियल लेक्चर में कुछ पढ़ाया था तो वो यही पढ़ाया था, उसके अलावा बाकी सब रिकॉल थे और उसमें बेस्ट क्वेश्चन ज्यादा हमने किए थे। तो याद करिए, हमने बताया था कि मान लीजिए एक रॉड अगर रोटेट कर रहा है अपने किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो हमने देखा था कि इसका मोशनल ईएमएफ निकालने के लिए हमने एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया था, और इस छोटे से एलिमेंट में हमने ईएमएफ इंड्यूस निकाला था। और इस छोटे से एलिमेंट में ईएमएफ इंड्यूस कितना था, याद करिए, बी, छोटे से एलिमेंट का v इंटू इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ। इस छोटे से एलिमेंट का v और छोटे से एलिमेंट का लेंथ। हमने देखा कि b तो चलिए फिक्स है, वेलोसिटी कितना आ रहा है, ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा इंटू एक्स। उस जगह पे एक्स डिस्टेंस पे कितना था, ओमेगा इंटू एक्स, और एल कितना इसका, dx। ठीक है, तो अगर अपने को टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो कितना होगा, b ओमेगा एक्स dx। याद रखिएगा, पूरा डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, b ओमेगा एक्स dx। क्लियर है। अब अपने को निकालना है कि ईएमएफ रॉड के किस दो पॉइंट के बीच निकालना है। अगर हम चाहते हैं कि इस और इस पॉइंट के बीच निकालें तो x इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू l लिखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं रॉड के मिड पॉइंट से इस रॉड के एंड पे निकालें तो क्या लेते हैं, x इक्वल्स टू l बाई 2 से लेके x इक्वल्स टू क्या लेते हैं, l लेते हैं। यानी सारा खेल लिमिट का है, सारा खेल लिमिट का है। तो मैं b और ओमेगा को कांस्टेंट को बाहर कर देता हूं, सारा खेल लिमिट का है, x इंटू क्या हो गया, dx। हम क्या चाहते हैं, रॉड के एंड के क्रॉस निकालें। एंड के क्रॉस कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के, यहीं पे चेंज होता है बस क्वेश्चन में, इतना ही याद होना चाहिए। b ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन है, जहां से जहां तक चाहिए इंटीग्रेशन कर लो। खैर, क्या हो गया, b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके l कितना हो गया, l स्क्वायर बाई 2, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। यही होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ रोटेटिंग रॉड। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको आ गया समझ में, b ओमेगा एक्स l स्क्वायर बाई 2। लास्ट क्लास में भी क्लियर है सबको एवरीवन। तो यही टॉपिक हमने लास्ट क्लास में इसी को रिकॉल करवाना चाहता था कि इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस करेंगे। स्लाइड में भी था, आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग अपने आगे आज के टॉपिक पे एंटर कर जाएंगे। ठीक है, बी ओमेगा स्क्वायर। अगेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ना हो करके मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बी ओमेगा एक्स dx। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बी ओमेगा एक्स dx, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन। चलिए एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को एकदम लॉजिकली सोचो। अनिकेत ने एक आंसर दिया है 75।
देखते हैं निकेत। एक आंसर हमारे पास आया है। सब लोग, हमारे पास श्रेया ने भी आंसर दिया 75, अनम ने भी दिया 75। वॉट नहीं, वोल्ट होगा, गलत दे दिया है, यूनिट गलत दे दिया है। ठीक है अनम, 75 वोल्ट। 3 आंसर हमारे पास आए हैं, अनिकेत, श्रेया एंड अनम। ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। एंड प्रत्युष 75 वोल्ट। ठीक है, Just give me a second. आदित्य 75 वोल्ट। ठीक है, मैं अगेन मैं इस तरह क्वेश्चन कभी आज के बाद रोटेशन का रॉड मिले ना तो मैं फॉर्मूला लगाने से बचूंगा। मैं फॉर्मूला लगाने से बचूंगा और मैं लिखूंगा कि बी ओमेगा एक्स dx। ठीक है, कहां से कहां तक की बात हो रही है? सबसे पहले P एंड Q के बीच का कितना दिया गया है? 100 वोल्ट। P एंड Q की बात करते हो तो क्या होगा? x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू कितना होगा? 2l होगा क्या? यानी हम बात कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 2l तक की बात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 100 वोल्ट। बोलिए क्लियर है क्या? मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊंगा ही नहीं, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। मैं कहूंगा बी ओमेगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है, किस पॉइंट से लेना है? तो P से Q के बीच में, तो 0 से लेके 2l के बीच में इंटीग्रेट कर देता हूं, क्या हो जाएगा? B ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी एल एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर के 2l इक्वल्स टू 100। B ओमेगा कितना हो जाएगा? 4l स्क्वायर बाई 2, 2l स्क्वायर। ये है पहला इक्वेशन। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ये मैंने पहला इक्वेशन कैसे लिखा? ठीक है, बिल्कुल सुरुचि, आप सही कह रहे हो। ठीक है, मैं बड़े सिंपल तरीके से कह रहा हूं कि क्या हम लिख सकते हैं कि 0 से 2l के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 100 वोल्ट का। हमने कहा बी ओमेगा एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एम एंड क्यू। एम एंड क्यू का मतलब क्या? ऐसा कह सकते हो क्या कि x इक्वल्स टू एल से लेके x इक्वल्स टू 2l, कैसे? एम एंड क्यू के बीच में। तो अगेन मुझे क्या चाहिए? ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस एम क्यू है तो क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू एल से लेके 2l बी ओमेगा एक्स dx। क्लियर है क्या? बी ओमेगा अपना कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 एल से लेके 2l। क्लियर है? कितना हो गया? बी ओमेगा सॉरी जस्ट बी ओमेगा 4l स्क्वायर बाई 2 माइनस l स्क्वायर बाई 2। तो सॉल्व करेगा तो कितना होगा? बी ओमेगा 2l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 बी ओमेगा l स्क्वायर। सही है क्या? ये आ रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन m एंड q बाई 2 बी ओमेगा l स्क्वायर। लेकिन हमने देखा है कि 4, हमने क्या पहले फॉर्मूला निकाल रखा है? 4 बी ओमेगा l स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है। तो बी ओमेगा l स्क्वायर कितना है? 25। बोले क्लियर है क्या? 25 वैल्यू पुट करते हैं क्या? बोलिए, क्या वैल्यू पुट कर दें? बी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 25। बी ओमेगा एल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। वैल्यू पुट कर दें क्या?
सब लोग? मैंने बोला कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है रोटेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है, m इज द मिड पॉइंट, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन m and q if if that between p and q is 100 volt, if p and q is 100 volt, ठीक है। मैंने क्या किया, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, मैंने रुचिका सिंह 50 होगी ना, जस्ट 1 सेकेंड, 4 b ओमेगा l स्क्वायर, अच्छा सॉरी, अच्छा ये बाई 2 होगा, सॉरी b ओमेगा l स्क्वायर, ये आपका 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 b ओमेगा l स्क्वायर होगा, b ओमेगा l स्क्वायर की वैल्यू 50 होगी, सही है रुचिका, b ओमेगा l स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 50, वैल्यू पुट कर दो 50, वैल्यू को पुट कर दो, 50 बाई 2 कितना हो जाएगा, 75 वोल्ट। क्लियर है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने b ओमेगा l स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो हमने हमेशा लिमिट से देखना चाहिए, कहां से कहां के बीच की बात हो रही है, सबसे आसान मेथड है, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। b ओमेगा x dx कहां से कहां तक पूछ रहा है, इसके बीच ईएमएफ निकाल लीजिए, ठीक है, सबको क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन अगर सबको क्लियर है तो हम लोग के लिए बड़ा आसान होगा इस क्वेश्चन को बनाना। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को देखिए, ये उसी कॉन्सेप्ट को फिर से लेके आया बट लेंथ में है। चलिए पोल भी लॉन्च कर देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। लास्ट वाले में मेजॉरिटी का आंसर सही था, मैं हमेशा अपने तरफ से एफर्ट डालूंगा यही कि हमेशा लिमिट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन में रॉड के किसी 2 पॉइंट के बीच जब निकालने को दे रहा है तो वैसे आप बाकी पार्ट्स का पार्ट निकालते हुए आपको बहुत परेशानी होगी, बेस्ट है लिमिट से निकालें। ए और बी के बीच बात कर रहा है, ठीक है, यानी शेडेड पोर्शन के बीच में ईएमएफ इंड्यूस निकालने को कह रहा है। x इक्वल्स टू 3 है एक एंड, और दूसरा एंड कितना होगा, x इक्वल्स टू, काफी आंसर्स आया हमारे पास। रितु सेइंग 0.051, अनिकेत सेइंग सी, प्रत्युष सेइंग सी। देखते हैं, अभी तक हमारे पास 7 लोगों ने रिप्लाई किया है, ठीक है। बस मुझे एक चीज है कि आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज माइट भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो। EMF induced between A and B, EMF induced between A and B equals to simple B ओमेगा x dx, फॉर्मूला यही है इंटीग्रेशन का, ठीक है। कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू A से लेके B तक, यानी 2 सेंटीमीटर, यानी 0.02 से लेके 0.07 तक, 0.02 से लेके 0.07 तक b ओमेगा x dx। बाहर कीजिए b ओमेगा को, b ओमेगा बाहर आ जाएगा 2 इंटू 10 20, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2,
0.02 इंटू 0.07 तक ए और बी बोल रहा है। अच्छा सॉरी, जस्ट ए एंड पॉइंट है, ए एंड पॉइंट है, मैंने मुझे लगा ए इसको कह रहा है, नहीं ए एंड पॉइंट है। तो ए का लिमिट क्या हो जाएगा, ए का लिमिट हो जाएगा 0.7 से लेके, यहाँ ये एंड नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एंड पॉइंट जो है एक्चुअल में एंड पॉइंट के बीच में है, मैंने लिमिट गलत लिया है, ये 0.7 से लेके 0.07 से लेके 1 तक के बीच की बात, ठीक है। एक्चुअली में ए पॉइंट दिया हुआ है, वो कवर में शो नहीं हो रहा था, दिख नहीं रहा था, ठीक है। अच्छा कि आपने याद दिलाया। तो यहाँ पे अपने पास जितने लिमिट्स हैं एक्चुअली ए एंड बी के बीच की बात हो रही है, तो अपना लिमिट जो है वो 0.07 से लेके 1 के बीच हो रहा है। ये ए कितना है, तो मैं इसको सीधे सीधे रफ कर देता हूँ, 0.07 से लेके 0.1, लिमिट को मैं हटा देता हूँ, लिमिट हर जगह हटा देता हूँ, लिमिट है इस बार 0. लिमिट है अपने पास 0.07 से लेके 0.1, 0.07 से लेके 0.1, क्लियर है। ये अपना लिमिट है। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 20/2 10 ले लेते हैं, सीधा 10 ले लेते हैं, और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.1 का कितना हो जाएगा 0.01 माइनस, और 0.07 का कितना होगा 0.0049, क्लियर है। और ये हो जाएगा 10 इंटू 0.0051 इक्वल टू 0.051 वोल्ट। आंसर डन, इज इट डन, क्लियर सबको, क्लियर आई थिंक। ये लिमिट में ए ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है, इस स्लाइड में क्लियरली दिख रहा है। ए एक्चुअली में कहां से कहां तक है, ये देख लीजिए, ए ये है और बी ये है। अगर मैं ए और बी की बात करूं तो एंड देख लो, बस एंड देख लो, कौन सा एंड पॉइंट की बात हो रही है, ए एंड पॉइंट ये है और बी एंड पॉइंट ये है। तो लिमिट कहां से कहां तक होगा, x इक्वल्स टू 0.07 मीटर से लेके 0.1 मीटर, यानी सीधा कह सकते हैं, सेंटीमीटर में लिखे अगर तो हम कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर के बीच में, क्लियर है। चलो आदित्य सिंह सर, इसमें 0 से 0.3 क्यों नहीं कर सकते? आदित्य क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आदित्य रॉड का जो x इक्वल टू 0 ले रहे हो ना, वो हमेशा रॉड का वो एंड ले रहे हो जहां से रोटेशन शुरू हो रहा है, जहां जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो आपने इस पॉइंट को लिया है x इक्वल्स टू 0 हमेशा, हर क्वेश्चन में। और ये क्यों? क्योंकि वहीं से हम लोग x डिस्टेंस पे चेक कर रहे हैं, हमारा जो डेरिवेशन है ना उसी तरीके से निकाला गया, ठीक है। v ओमेगा x क्या है, x क्या होता है उसमें सेंटर से, ठीक है, क्लियर सबको। तो हमारे पास अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए हमने सिंपल रोटेशन ऑफ रॉड से। दोनों क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। दोनों क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अपने पास अगर किसी दो पॉइंट के बीच पूछ रहा है तो क्या करेंगे। मैंने बार बार बोला कि डोंट वेस्ट योर टाइम, सीधा b ओमेगा x dx कर लिखो, फॉर्मूला मत लगाओ सीधे सीधे, और लिमिट लगा दो, जहां से जहां तक पूछ रहे हैं पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो एडी करंट, ठीक है। वो अपना है एडी करंट, ठीक है। अब ये एडी करंट क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने गौर से देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेनन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मैं पोल क्लोज करता हूँ। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा कि किसी भी कॉइल के थ्रू अगर आप फ्लक्स चेंज करते हो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है व्हिच अपोजेस द इफेक्ट इट कॉजेस इट, लेंज लॉ में हमने पढ़ा। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि एक मेटल प्लेट ले, कॉइल नहीं ले रहा है, एक प्लेट ले रहा है, सिंपल कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं, तो इस कंडक्टिंग प्लेट के थ्रू अगर फील्ड को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, एक प्लेट के थ्रू। तो प्लेट को हमने क्या किया कि एक हैंगर में हिंज कर दिया और हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और बाहर उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मूव कर रहे हैं तो एक बार क्या हो रहा है, फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, दूसरी बार फील्ड के बाहर एंटर कर रहा है। इसके बीच में जब तक मूव करेगा तब तक तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, या तब तक तो मैं कह सकता हूं कि फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है इतने रीजन में। लेकिन दो पार्ट है, एक जब उसके अंदर एंटर कर रहा है, दूसरा जब पार्ट बाहर जा रहा है। इन दोनों केसेस में क्या होगा कि कॉइल इस पूरे प्लेट के थ्रू, इस पूरा जो प्लेट है अपना स्क्वायर, जो भी जिस तरह का प्लेट है, उस प्लेट के थ्रू फ्लक्स का चेंज होगा। और अगर प्लेट के थ्रू फ्लक्स का चेंज हो रहा है
तो फ्लक्स के चेंज के साथ उसके अंदर क्या होगा, एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जस्ट टू सेटिस्फाई लेंज लॉ। लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए इस मेटालिक प्लेट में एक अपोजिंग करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो मेटालिक प्लेट पे क्या होता है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो एक कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि छोटे छोटे पाथ में क्या होते हैं, मोशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जस्ट सच दैट इट ऑपोजेस द इफेक्ट दैट कॉजेज इट अगेन, ठीक है। अगर फील्ड आपका अगर पहले पार्ट में आता है, इस पार्ट में आता है, इस पार्ट में प्लेट जो हो रहा है वो एंटर कर रहा है, जब एंटर कर रहा है इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा तो ये क्या चाहेगा कि ऐसा करंट प्रोड्यूस करें, एक करंट प्रोड्यूस करें कि इसको ये अपोज करे। याद होगा हमने पढ़ा था लेंज लॉ में, अगर इंक्रीज करता है फ्लक्स तो अपोज करता है। अब अपोज करना है तो क्रॉस, तो क्या चाहिए अपने को, डॉट। तो करंट का डायरेक्शन कैसा इंड्यूस हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंड ऑपोजिट गोज विद सेकंड केस। तो एडी करंट क्या होता है, मेटालिक प्लेट, फॉर एग्जांपल एक मेटालिक प्लेट है, इसके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट करंट इज सेड टू बी एडी करंट। एडी करंट का थोड़ा सा मैं डेफिनेशन बताता हूं। एडी करंट आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बजाय कंडक्टिंग प्लेट लिखना अच्छा होगा, कंडक्टिंग plates by changing magnetic field in the conductor to according to Faraday's law of induction। यानी एक मेटल प्लेट से, एक प्लेट के थ्रू अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ कंडक्टिंग लूप्स क्रिएट होते हैं, उन करंट को कहते हैं एडी करंट, ठीक है। एडी करंट फ्लो इन क्लोज्ड लूप्स विद इन कंडक्टर्स इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर में। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो करंट कैसे इंड्यूस हुआ है, कुछ इस तरीके से इंड्यूस हुआ है, ठीक है। खैर आगे बात करते हैं। तो आखिर ये एडी करंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो उस सरफेस को क्या करता है, तो बेसिकली इसका काम है कॉज को अपोज करना, यानी जो भी कॉज कर रहा है। फॉर एग्जांपल जब ये हिंज जो है ये फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो उस वक्त ये अपोजिंग फील्ड क्या करेगा, इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देगा, इसकी स्पीड को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। अगेन जब वो लूप बाहर जाना चाहेगा तो बाहर जाते वक्त भी उसके स्पीड को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी जो भी वो कर रहा है फील्ड उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब स्लो डाउन कर देता है। ये एक तरीके से अनडिजायरेबल चीज है। एक मेटालिक प्लेट पे एडी करंट का प्रोड्यूस करना, ये प्रोड्यूस होना 90% केसेस में ये अनडिजायरेबल है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि कोई अनडिजायरेबल हीट प्रोड्यूस हो जाता है किसी चीज में, उसी तरीके से एडी करंट भी अनडिजायरेबल है जो मेटालिक सरफेस पे प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो एडी करंट सिंपल होता है करंट इंड्यूस ऑन अ मेटालिक प्लेट, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे थोड़ा बात करते हैं। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले एक तो डैम्पिंग के लिए यूज होगा, अगला ट्रेन के ब्रेक्स में यूज होता है ये, ठीक है। कारण जानते हो आप, बिकॉज इट बेसिकली, ठीक है, इट बेसिकली क्या होता है, इट स्लोज डाउन द प्रोसेस, ये प्रोसेस को स्लो डाउन। मुझे इसके साइंटिस्ट का नाम नहीं याद है यार, कौन से साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है, और बहुत क्लियरली मेंशन भी नहीं है बहुत जगह, ठीक है। आप फोकल इसके थ्योरी एक्सपेरिमेंट के नाम को भी फोकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है, बट आई डोंट नो ही हैज मतलब डिस्कवर्ड इट, ठीक है। खैर एक एप्लीकेशन है टू हीट मेटल्स। अब ये जो दूसरा वाला एप्लीकेशन है ना, ये अनडिजायरेबल चीज से डिजायरेबल पार्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल कि एडी करंट की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है मेटालिक सरफेस पे, मेटालिक सरफेस पे एक क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो गया। अब ये करंट डिजायरेबल तो नहीं है, लेकिन इसके वजह से प्लेट में हीटिंग होती है, ठीक है, और ये हीटिंग हमारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। इस हीटिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी को मेल्ट तक कर सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। ड्यू टू एडी करंट वी कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये वेल्डिंग में भी यूज हो सकता है, ब्रेजिंग में भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब क्लियर है। तो एडी करंट बेसिकली क्या होता है, हमारे लिए यूजफुल भी है, अनडिजायरेबल है लेकिन हमारे लिए यूजफुल भी है, इसको हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं। इतना ही है एडी करंट,
ठीक है। अब एक मन में सवाल आता है कि एडी करंट बेसिकली एक लॉस है, एक एनर्जी का लॉस है, तो उसको कम कैसे कर सकते हैं? एडी करंट को लॉस को कम कैसे कर सकते हैं? तो देखो इसका सिंपल सा तरीका होता है, एक मेटालिक प्लेट है, इसके अंदर ना करंट इंड्यूस होने की टेंडेंसी होती है। तो अगर हम ऐसा करें कि इसको एक लैमिनेटेड कोर में कन्वर्ट कर दें, लैमिनेटेड कोर में कन्वर्ट कर दें, कैसे? तो हम एक इस मेटालिक प्लेट को इस तरह का ना रहने दें, तो कई छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, यानी यूनिफॉर्म सेगमेंट ना रखें, कई छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, चिप की तरह। तो इस केस में आपको भी पता है कि जो करंट प्रोड्यूस होता है उसके लिए एरिया बहुत ही कम हो जाएगा। पहले पूरा एरिया फ्री था, अब एरिया क्या हो जाएगा उसके लिए? छोटे छोटे सेगमेंट्स में हो जाएंगे। जो ब्रेक होगा तो कभी भी उसमें एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी जो एरिया पहले कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो रहा था, अब उसके पास उतने ही एरिया में हमने दो पार्ट क्रिएट कर दिया, अब इसको ऐसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि बाय हैविंग लैमिनेटेड कोर ऑफ द मेटालिक प्लेट वी कैन रिड्यूस एडी करंट, और इसका यूज हम लोग ट्रांसफार्मर्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एडी करंट के लिए को रिड्यूस करना है तो आपको सरफेस एरिया करंट के लिए रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सबको एडी करंट समझ में आया क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय एडी करंट? एक मेटालिक प्लेट पे करंट इंड्यूस होता है, उस करंट इंड्यूस को कहते हैं हम लोग एडी करंट। पहली चीज, एडी करंट बेसिकली अनडिजायरेबल होता है, लेकिन ये डिजायरेबल यूज भी इसको हम लोग कर सकते हैं डैम्पिंग में मेटालिक प्लेट से। ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम में आता है, ठीक है, पढ़ लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लो। एडी करंट को यही डायग्राम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो क्यों ना अपने अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक, हमारा अगला टॉपिक क्या है? ठीक है, वो है सेल्फ इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन वाला टॉपिक है। इस ऐसी चीज है कि समझ लो आपने रजिस्टर आपने पढ़ा है, आपने कैपेसिटर पढ़ा है, और अब तीसरा नया टर्म आने वाला है इंडक्टर। ठीक है, तो पूरे आपके इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट स्ट्रक्चर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है। खैर पढ़ते हैं। ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ खुद में इंडक्शन। ठीक, ये होता क्या है? तो हमने सोचा कि मान लीजिए, सिंपल लॉजिक हमने सोचा कि मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग लूप है, कोई करंट कैरिंग लूप है, उस लूप में खुद का करंट भी होगा। ठीक है, इस लूप में खुद का करंट होगा, इस लूप में खुद के करंट की वजह से फील्ड भी है, ऑब्वियस बात है, फील्ड भी होगा। ठीक है, फील्ड भी होगा, डॉट फील्ड इसकी वजह से, तो सब कुछ है, फील्ड है, और इस फील्ड की वजह से खुद के कॉइल में फ्लक्स भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद के करंट की वजह से खुद के कॉइल में फ्लक्स भी है। ठीक है, अगर मैं अपने कॉइल के करंट को चेंज करूंगा, अपने कॉइल के थ्रू फ्लक्स भी चेंज होगा, अपने कॉइल के थ्रू फ्लक्स भी चेंज होगा। बड़ा सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अपने करंट की वजह से किसी कॉइल में, उसी कॉइल में अपना फ्लक्स भी होता है। इफ वी चेंज द करंट वी वुड फाइनली चेंज द फ्लक्स। क्या क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ठीक है, ऑब्वियस बात है ना कि अपने करंट की वजह से फ्लक्स भी होगा, और वो भी करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज करेंगे। क्लियर है? तो क्या हम कह सकते हैं कि अपने कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से, करंट अगर चेंज करेंगे तो उस अपने ही कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फेनोमेनन को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन देख लो। इट इज द फेनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ in a coil due to change in current of the same coil। क्या ये बात समझ में आ रही है? खुद के कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, आई जस्ट होप फॉर योर मोर रिस्पांस। मैं और रिस्पांस चाहता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, फिर सारे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अपने कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से खुद के कॉइल में जब करंट इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और इस फंडे को पूरा समझने के लिए ना हमने सोचा कि ये फ्लक्स आखिर मेरे करंट पे डिपेंड कैसे करता है। तो कितना सिंपल और कितना क्लियर बात है कि किसी भी कॉइल के थ्रू टोटल फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। भाई जितना ज्यादा करंट रखोगे उतना ज्यादा फील्ड होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खुद का जो भी हो रहा है फ्लक्स, करंट जो भी फ्लक्स हो रहा है वो अपने करंट की वजह से हो रहा है।
तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू नहीं है क्या कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ कॉइल is directly proportional to current through the same coil. अपने कॉइल में करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सही बात भी है, ठीक है। अब आते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें, इस स्टेटमेंट को, सेल्फ इंडक्शन के स्टेटमेंट को कैसे लिखें, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात लिखता हूं कि किसी भी कॉइल, कोई भी एक कॉइल हमने बना लिया, हमने ये कॉइल ले लिया n टर्न्स का, तो अगर एक टर्न होगा तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, मान लेते हैं लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू वन टर्न इक्वल्स क्या कह सकते हैं, आ लेते हैं 5। हमने ले लिया फ्लक्स थ्रू वन टर्न, क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। और इसको सीधा सीधा b इंटू ए भी लिख सकते हो, सीधा b इंटू ए लिख सकते हो, b डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। मैं बात कर रहा हूं फ्लक्स थ्रू n टर्न्स। पूरा कॉइल में कितने टर्न्स है, n टर्न्स है। मैं क्या कह सकता हूं, क्या n5। तो यहीं से आता है अपना टोटल फ्लक्स कितना हो गया कॉइल के थ्रू, n5। क्या इसमें किसी को तकलीफ है क्या? मैंने बोला एक टर्न में अगर 5 है तो टोटल n टर्न्स ले लिए हैं कॉइल के, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, n5। तो बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है कि जो टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल है, टोटल फ्लक्स is directly proportional to current through the coil. किसी भी कॉइल में जो टोटल फ्लक्स हो रहा है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग n5 is directly proportional to I, ठीक है। और यहीं से एक कांस्टेंट आता है n5 equals to Li, n5 equals to Li। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और यहां पे आपके मन में सवाल आता है, ये L क्या है? L कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? यहां पे एक L आता है क्वांटिटी, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है क्या? मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में बताया कि टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली टू I। एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग L से। क्या सबको क्लियर है क्या? ठीक है, L। और यहां से आप L का डायरेक्ट फॉर्मूला सीधे सीधे निकाल सकते हो, क्या होगा, n5 अपॉन I। n5 अपॉन I, ठीक है। यही सिंपल सा कह सकते हैं टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट, हम लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट। खैर, अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ, वॉइस लैग कर रहा है मेरा, कहते हैं मेरी वॉइस लैग कर रही है, नेटवर्क का तो इशू नहीं दिख रहा अभी मुझे कुछ खास नहीं, क्लियर, चलो ठीक है। अब आते हैं, सबके मन में एक सवाल आया कि सर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो डेफिनेशन तो आपको इस फार्मूले से आ जाएगा। सिंपल कह सकते हैं टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट, इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल पर यूनिट करंट थ्रू द कॉइल। क्लियर है? n5 क्या था, टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका यूनिट होता है हेनरी, याद रखिएगा, इसका यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। एक और डेफिनेशन और करके एक और डेफिनेशन दिया है, ठीक है, वो क्या है, तो सेल्फ इंडक्शन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी लूप। जैसे किसी प्रॉपर्टी का, किसी भी लूप का रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, उसी तरीके से एक लूप का प्रॉपर्टी होता है which is called coefficient of self induction, ठीक है, due to which it opposes the change in current, ठीक है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से किसी भी एक सब बॉडी में हम करंट के चेंज को अपोज करते हैं, ठीक है, करंट के चेंज को अपोज करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कॉइल ड्यू टू व्हिच वी अपोज द चेंज इन करंट प्रोड्यूस्ड। करंट में जो चेंज करते हैं ना, उसको अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो आगे आएगा सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। लेकिन आखिर ये जो L आया अपना, L की वैल्यू है आखिर किन चीजों पर डिपेंड करता है? क्या करंट पे डिपेंड करता है, क्या फ्लक्स पे डिपेंड करता है, क्या नहीं। ये जो L की वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ कॉइल के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि कॉइल किस शेप एंड साइज का है
और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कॉइल का जो एल होता है किसी भी कॉइल का, उसके ठीक उसके अपने साइज पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये करंट पे डिपेंड नहीं करता। लिख सकते हैं डू नॉट डिपेंड ऑन करंट, डू नॉट डिपेंड ऑन करंट। ये मैं प्रूव भी करूंगा इसको, ठीक है। ये बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, ठीक है, साइज या शेप कह सकते हैं, और दूसरा कह सकते हैं मीडियम। ये दोनों पे बात आज ही करेंगे, हम क्लियर करेंगे। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा? अभी तक मैंने पढ़ा कि कोई भी कॉइल उठा लो, कोई भी कॉइल उठा लो, उस कॉइल के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। वहीं से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है एल। एल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बेसिकली क्या होता है? टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट होता है, इसका यूनिट हेनरी होता है। ये वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से हम करंट के चेंज को अपोज करते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है। और एल की वैल्यू का डेरिवेशन बहुत सारे आज हम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आज ये टॉपिक क्लियर करके निकलेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि चलो एक बात तो समझ में आ गया, एक बात तो समझ में आ गया कि अपने पास रिलेशनशिप क्या है। अपने पास रिलेशनशिप है n फाई इक्वल्स टू Li। ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया किसी भी कॉइल के थ्रू, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? हमसे कोई पूछे किसी कॉइल में कि बताओ एवरेज ईएमएफ, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर बैक ईएमएफ क्या है? याद रखिएगा, सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ का मतलब कि ये सिंपल, इसका काम अपोज करना है। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका सिंपल और सिंपल एक ही मकसद है, वो है अपोज करो, ठीक है। तो इसीलिए इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को कभी कभी आपको बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको बैक ईएमएफ है। खैर चलो, मैंने एवरेज और इंस्टेंटेनियस लिखा। तो एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला पता है। अगर कोई एवरेज ईएमएफ इंड्यूस आपसे बोलता था तो आप क्या बोलते थे? आप कहते थे माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये तो कहते थे एवरेज ईएमएफ इक्वल्स टू एन डेल्टा चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर इसके हिसाब से अगर जाए एन डेल्टा फाई, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं माइनस टाइम्स एल चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। याद रखिए, सिंपल देखिए, दोनों एन फाई इक्वल्स टू क्या? एल आई है। एन फाई इक्वल्स टू क्या है? एल आई है। तो क्या एवरेज बैक ईएमएफ कह सकते हैं क्या? ई एवरेज इक्वल्स टू माइनस एल चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम क्या होगा? चेंज इन एल आई अपॉन टाइम हो जाएगा। क्या आप बोलिए, क्लियर है क्या सबको? क्या सबको एवरेज बैक ईएमएफ क्लियर है क्या? और अगर इंस्टैंटेनियस कोई पूछता है आपसे, कोई आपसे अगर इंस्टैंटेनियस बोलता है तो वो क्या होता है? माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, सीधा सीधा। तो अगर इंस्टैंटेनियस ईएमएफ इस केस में पूछेगा तो इसी क्वेश्चन से अगर देखते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्या क्लियर है क्या? क्या मेरी बात समझ में आई क्या? फॉर्मूला क्लियर है क्या? एवरेज बैक ईएमएफ और इंस्टैंटेनियस बैक ईएमएफ क्लियर है क्या सब लोग? बहुत ही साफ मैं जा रहा हूं, फॉर्मूले को लेके जा रहा हूं, ठीक है। एवरेज जो होता है वो एल डी आई बाई एल डेल्टा की जगह डी लिख देंगे बस। हाँ बिल्कुल प्रत्युष, डी लिख देंगे बस। इंस्टैंटेनियस में डेल्टा बड़े चेंज हो कहते हैं, डी स्मॉल चेंज हो गया, क्लियर है। याद रखिएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी या एल चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। इस बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग आज, अभी तुरंत करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके मन में स्टिल सवाल होना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं एक सिंपल सी बात है, मैंने एक पहला कॉइल लिया, ठीक है, और इस कॉइल में क्या किया कि करंट को कांस्टेंट रखे। जब करंट को आप कांस्टेंट रखते हो तो उसमें डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कोई सवाल ही नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का सवाल ही नहीं है। यानी करंट अगर कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को भूल जाइए, किसी काम का नहीं है इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। का इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात तभी करेंगे जब करंट या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब करंट मान लीजिए कि हमने इंक्रीज किया, खुद समझिए, देखिए अगर आप किसी कॉइल में करंट इंड्यूस करो, इंक्रीज करोगे तो उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बैक ईएमएफ का मतलब क्या है?
ये अपोज करेगा इंक्रीज को, ये करंट के इंक्रीज को अपोज करेगा। तो इसके लिए ये कैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा? ऐसा। करंट को अपोज करना है तो कैसा करेगा? कुछ इस तरीके का। बोलिए क्लियर है क्या? इसको कहते हैं बैक ईएमएफ, इसीलिए कहते हैं इसको बैक ईएमएफ। ये किसी भी चीज को स्लो करता है। जैसे करंट यहाँ बढ़ना चाहता था, करंट ग्रोथ करना चाहता था, ये ग्रोथ ऑफ करंट को रोक रहा है, ठीक है। इट स्टॉप्स ग्रोथ ऑफ करंट, या उसको डिले करना चाहता है। और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे केस में। अगले केस में क्या किया? करंट को डिक्रीज करने की। तो जब करंट अगर डिक्रीज होगा तो इस केस में जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये इसको सपोर्ट करना है। अब कैसे है ये? अब ये डिक्रीज करना चाहता है, इसको डिक्रीज भी करने नहीं देगा। डिक्रीज करना चाहेगा तो उसको उसके केस में सपोर्ट कर देगा, यानी जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा, ठीक है। क्लियर है क्या? ना जिंदा रहने देगा ना इसको मरने देगा, क्लियर। ना करंट इंक्रीज करने देगा ना करंट डिक्रीज करने देगा, इसका काम ही है सिर्फ रोकना, इसलिए इसको कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या सबको क्लियर है क्या? डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्लियर है, एल डी आई बाई डी टी। डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए अपने पास, इंक्रीज तो अपोज, डिक्रीज तो सपोर्ट। अगर ये क्लियर है हम लोग का बेसिक 80% पार्ट सेल्फ इंडक्शन का समझ चुके हैं, हमें ज्यादा नहीं दिमाग में। बताइए आगे समझो तो आगे बढ़ेंगे। स्पॉट करो सब लोग, चलो बढ़िया। देखो मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आप नोट्स इसको फॉलो करो, इसको नोट्स को अच्छे से बना लेना। अनिकेत डायरेक्शनल। अनिकेत मैंने बोला कि मान लो करंट बढ़ रहा है किसी कॉइल में, ठीक है, उसका काम है अपोज करना, तो इंक्रीज को अपोज करेगा। इंक्रीज को अपोज करने का मतलब क्या है? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑपोजिट साइन टू द फ्लो ऑफ करंट, इस तरीके से होगा पहले केस में। दूसरे केस में सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि करंट के डायरेक्शन में ही एक और करंट एक तरीके से एड ऑन करना चाहता है कि सब की जो फॉल हो, ड्रॉप हो करंट का, वो ना, ठीक है। क्यों ना पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलो शुरू करते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चंस। हमें फॉर्मूला का रिवीजन करना होगा, हमें फॉर्मूला की पकड़ बनानी होगी पहले। तो अनम का एक आंसर है, अनम वेरी गुड, आपका आंसर आ चुका है। 0.4 आप कह रहे हो, और ऋषा 0.4 कह रहे हो आप। I just hope आप आंसर सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हो। एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू, एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू माइनस, या माइनस चलो साइन है अपना, माइनस साइन नहीं भी लगाओगे, मैग्नीट्यूड के सीधा सीधा बात करते हो तो क्या होगा? चलो माइनस ले भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना आंसर तो नहीं आएगा, फर्क पड़ेगा। एल डी आई अपॉन, याद रखते हैं एल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। एल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है और स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एल डी आई बाई डी टी। ई एवरेज कितना है? 20 वोल्ट। डायरेक्शन के लिए हमारे पास मेथड है, डायरेक्शन देखा अभी हमने, ठीक है। बिल्कुल सही है अनिकेत, बिल्कुल सही है श्रेया, बिल्कुल सही है अदिति, 100% करेक्ट। अब एल की वैल्यू अपने को पता नहीं है। चेंज इन करंट, ठीक है,
करंट का क्या कह रहा है कि करंट इज चेंज फ्रॉम 2.15 फॉर एम्पियर इन वन डायरेक्शन टू द सेम वैल्यू इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, तो टोटल 2.5 से माइनस 2.5 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस साइन है अपने पास, पहले करंट कितना था, फाइनल करंट कितना, -2.5, और माइनस कितना, इनिशियल करंट कितना है 2.5, चेंज इन करंट हो गया अपॉन चेंज इन टाइम कितना हो गया 0.1, कितना हो गया ये 5L/0 पॉइंट, टाइम कितना हो रहा है, बताइए, ये हो रहा है ना, ई एवरेज, एवरेज 20 वोल्ट इक्वल्स टू -L डेल्टा करंट, करंट का क्या हो रहा है वन डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपने पास आ गया L की वैल्यू 5L/0.1, ठीक है, इक्वल्स टू 20, यानी हमारे पास कितना आ गया 5L इक्वल्स टू 2, तो L कितना हो गया अपने पास 2/5 हेनरी, यानी कितना हो जाएगा 0.4 हेनरी। बोलिए क्लियर है क्या सबको, सबको क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। बस सिंपल सी बात कह रहा हूं, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू एल चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। याद रखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्यों है, करंट की चेंज की वजह से, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आगे बढ़े। चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, ट्राई दिस क्वेश्चन। इसको बेसिक्स अगर क्लियर होगा तो ही ये क्वेश्चन बन सकता है। ट्राई करें इस क्वेश्चन। प्रत्युष का आंसर आ चुका है, फिर से 0.04 हेनरी आ रहा है, अनिकेत 0.04 हेनरी, अनम 0.04, देखते हैं, श्रेया 0.04, शाश्वत 0.04, ठीक है 0.04, काफी आंसर्स आए हैं हमारे पास। बाकी लोगों के लिए एडवाइस अगर कुछ है तो अपन जानते हैं कि एन फाई टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू होता है एल आई, तो एल इक्वल्स टू होता है टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, सिंपल। नहीं प्रियांशु 0.4 आ रहा है, 0.04 आना चाहिए वैसे। तो कितना टाइम दो, इसमें ज्यादा टाइम देके क्या मिलेगा, ठीक है। एन इंटू फाइव आपने कर लिया, बाई करंट कर लिया, कितना हो गया 400 इंटू 10⁻⁻⁴, 0.04 हेनरी। क्लियर है अंकित, बिल्कुल सही है, क्लियर है सबको, अदनान क्लियर है, वेरी गुड, दहिका सही है, प्रत्यय बिल्कुल सही है, रजिया नहीं 0.4 नहीं होगा 0.04 होगा, सब कैलकुलेशन चेक कर लिया, लिखने में गलती किया आपने, ठीक है। क्लियर है सबको, बेसिक फॉर्मूले को आपको अपने को यूज टू होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी सफिशिएंट टाइम हमने दे दिया इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन में शायद रेट ऑफ करंट नहीं दिख रहा है क्या, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इस क्वेश्चन में रेट ऑफ करंट क्या है मैं देख लेता हूँ इसमें। ठीक है, मैं वो एक सेकंड में ऊपर कर दे रहा हूँ, 0.8 है, 0.8 है, हाँ 0.8 है, चलिए।
सब लोग सोचिए थोड़ा सा क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और सिंपल लॉजिक से बनेगा। अभी अभी करने की कोशिश करें इसको। अगर अभी आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे आप? इसके लिए हम आगे डेरिवेशन करने वाले हैं तुरंत अभी, ठीक है, लेकिन स्टिल दिस कैन बी सॉल्व बाय सम ऑफ द मेथड दैट वी नो, हमारे पास है। So we have got one answer SK, ठीक है अनब, एक आंसर आया है और होप सो सही होगा, होपफुली देखते हैं अभी। इसी आवाज डी आई बाई डी टी 0.8, हाँ हर्ष, दिया हुआ डी आई बाई डी टी दिया हुआ 0.8। अनिकेत सिंह 0.006, ठीक है। मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो मैं, मेरे पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड है इस क्वेश्चन में। मेरे पास इस क्वेश्चन में लिमिटेड क्या है कि मुझे मुझे अगर कोई बोलेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आप निकालिए, तो मेरे पास दिक्कत क्या है कि एल डी आई अपॉन डी टी करना, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। डी आई बाई डी टी अपने पास वैल्यू पता हुआ है, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 0. क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता अगर अपने को एल पता होता। मैं तुरंत आपको एल बता दूंगा थोड़ी देर में, और अगले इस क्वेश्चन को 15 मिनट के बाद हम लोग एल का फॉर्मूला याद करके फिर से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को एल नहीं पता है, अगर अपने को एल नहीं पता है, तो वी हैव टू लीव दिस मेथड, ठीक है, और कोई और तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस का तो ये भी होता है ना, एन डी फाई अपॉन डी टी, क्लियर है क्या, ठीक है, एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। अब डी फाई क्या होता है, एक सोलेनॉइड है, डी फाई क्या होता है, तो बी इंटू ए, बी इंटू ए, क्लियर है, बी इंटू ए। मैं क्या कह सकता हूं कि एन तो चलो बाहर है, एन तो चलो बाहर है, बी कितना है, बी अपने पास कितना है, म्यू नॉट एन ही होता है, ठीक है। एरिया भी कांस्टेंट ही, एरिया भी बाहर ही कर लेते हैं, एरिया भी बाहर कर लेते हैं, डी बी अपॉन डी टी, सीधा सीधा क्या हो गया, डी बी अपॉन डी टी, क्लियर है। अब b इक्वल्स टू क्या होता है, गौर से देखिए, म्यू नॉट n इंटू आई। तो अगर कोई पूछे db अपॉन dt, तो कितना होगा, म्यू नॉट इंटू n बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, di अपॉन dt, क्लियर है। तो db बाई dt का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, n इंटू a इंटू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n di अपॉन dt, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब अपने को क्या सब कुछ का फॉर्मूला वैल्यू पता है क्या, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू, बोलिए, कह सकते हैं क्या, एन, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, लिख सकते हैं एन, और थोड़ा फॉर्मूला को रिवाइज कर देता हूं, इंटू ए इंटू म्यू नॉट, स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, डी आई अपॉन डी टी। फॉर्मूला अपने पास बन गया, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l डी आई अपॉन डी टी। मैं तो बड़ा सिंपल सी बात कह रहा हूं, फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, फॉर्मूले पे सब कुछ डेटा को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल हमने बहुत मेहनत किया इस क्वेश्चन में, हमने इस क्वेश्चन में बहुत मेहनत किया, और इसी को कम करने के लिए हर कॉइल का अपने को एल चाहिए। एल मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हर कॉइल का रहेगा अगर, तो अपना काम आसान रहेगा, ठीक है। क्या एक्चुअल में यही नहीं लग रहा है क्या कि एल होगा, खैर डिराइव तो करेंगे हम लोग, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन, तुरंत अभी आने वाला है। तो अब अपने को सारा वैल्यू पता है, बट इस क्वेश्चन को अगर आप 10 मिनट के बाद बनाते तो बड़े आराम से बनता, लेकिन नहीं, अगर अपने को अपने पढ़े हैं, अगर फॉर्मूला नहीं भी पढ़े, फिर भी अपने पास लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक क्या है, EMF induced equals to n into rate of change of flux। फ्लक्स क्या होता है, B into A। B एरिया तो चलो कांस्टेंट है, B चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। B का वैल्यू पुट कर दिया, म्यू नॉट इनटू Ni। क्या क्लियर है क्या सबको, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वैल्यू पुट कर लोगे अब, चलो बताओ, वैल्यू पुट हो जाएगा ना।
आई डोंट थिंक इसे वैल्यू पुटिंग में इतनी दिक्कत आनी चाहिए। सही है प्रत्यय? अब आते हैं कि मैंने जो अभी पॉइंट रेज किया, जो आप क्वेश्चन में टाइम आपका इन्वेस्ट हुआ इतना, अगर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता होता तो एल निकालते और डी आई बाई डी टी लेते, लेकिन आपको एल नहीं पता था, और हर एक डिफरेंट डिफरेंट कॉइल्स का एल फिक्स्ड होता है। एल हमें निकाल सकते हैं और हमें पता होना चाहिए एल, ठीक है। हमें अगर एल पता होना चाहिए तो एल का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है, ठीक है। तो मैं बड़े सिंपल तरीके से बोलता हूँ कि सिंपल लॉजिक क्या है सेल्फ इंडक्शन निकालने का। टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल इक्वल्स टू एल इनटू आई, ठीक है। मैं इसी लॉजिक पे एल की वैल्यू निकालना चाहता हूँ सोलेनॉइड की वजह से। सोलेनॉइड है जिसमें स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, एरिया क्या होता है, कैपिटल ए, आई करंट पास कर रहा है। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि टोटल फ्लक्स निकालना है अपने को। सबसे पहले फ्लक्स थ्रू अगर वन टर्न बोले तो सिंपल हमेशा लिखता हूँ मैं, टोटल फ्लक्स निकालने के पहले हमेशा फ्लक्स थ्रू वन टर्न निकालता हूँ। फ्लक्स थ्रू, एग्जाम में यही तरीका होना चाहिए आपका डेरिवेशन का, फ्लक्स थ्रू वन टर्न, फ्लक्स थ्रू वन टर्न कितना होगा, एक टर्न की वजह से कितना होगा, सिंपल तो कह सकते हैं क्या, बी इंटू ए, बी इंटू ए, क्लियर। अच्छा, बी इंटू ए हो गया अपना फ्लक्स थ्रू वन टर्न। तो अगर फॉर्मूले वाइज देखें तो बी का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू ए, क्लियर है। ये एक टर्न की वजह से हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि फ्लक्स थ्रू वन एन टर्न्स, टोटल कॉइल बोलूं, अब कह सकता हूं सीधा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल, क्योंकि एक टर्न तो है नहीं, एक टर्न जो है टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल अगर बोलूं, तो एक टर्न जब नहीं है तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, एन फाई नॉट, ठीक है। एन फाई नॉट, या सिंपल फाई ही लिखता हूं इसको, एन फाई, एन फाई कितना हो गया, एन इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू ए, क्लियर है क्या, टोटल फ्लक्स, क्लियर है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू आई, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एज वी नो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू एल इंटू आई, क्लियर है। तो लिख सकते हैं हम लोग टोटल फ्लक्स कितना था, एन फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई, ठीक है। इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन आई इंटू ए इक्वल्स टू एल इंटू आई, ठीक है। आई आई कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू ए। क्या सबको क्लियर है क्या जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, L equals to mu naught n in A, L equals to mu naught small n into capital N into A, ठीक है। और हम दो n है, इसमें दो n है, हम जानते हैं कि जो कैपिटल n है, नंबर ऑफ टर्न्स है, वो स्मॉल n इंटू लेंथ है, ये रिलेशनशिप जानते हैं। तो क्यों ना इसको रिवाइज कर दें हम लोग और इसको दो, या तो स्मॉल n के टर्म्स में लिखें या तो कैपिटल N के टर्म्स में लिखें, क्लियर है, ठीक है। अनिकेत, तो अनिकेत ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट, सर ये पता चल गया कि ये करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। पहला तो क्लैरिटी आया कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का करंट से कोई लेना देना नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, क्लियर है। एल तो कितना क्या होगा, एल इक्वल्स टू कितना होगा, हम लिख सकते हैं स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन पुट कर देता हूं पहले मैं, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन बाई एल हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है कैपिटल स्मॉल एन इक्वल्स टू एन अपॉन एल, क्लियर, एन अपॉन एल,
क्लियर। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग रिप्लेस करते कैपिटल एन को स्मॉल एन से, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इनटू एल। बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गौर से देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगर टर्न्स दिया हुआ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलिए क्लियर है क्या? ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही चीज तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था इतना मेहनत करके। यही क्वेश्चन तो हमने, यही चीज तो हमने निकाला था, L इंटू डी आई बाई डी टी। एल ही तो निकाल रहे थे जो हमें नहीं पता था। अब अपने को L का फॉर्मूला पता है, सीधा L निकालेंगे और L डी आई बाई डी टी कर देंगे। क्लियर है? यही है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। अब मैंने जो लास्ट मैंने एक पॉइंट बताया था, गौर से अगर आप देखो, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स ऑन, मैंने क्या बताया था? ठीक है, अगर थोड़ा और ऊपर जाएंगे, मैंने बताया था इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री एंड मीडियम। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? उसका शेप साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। शेप साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब शेप साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ये एन क्या है, ए क्या है, एल क्या है? क्लियर है? तो ये जो एन ए एल है, ये पूरा क्या बता रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ, ये सब ज्योमेट्री ही तो बता रहा है, ठीक है। और म्यू नॉट क्या बता रहा है? मीडियम। अगर इसके अंदर कोई मीडियम डाल देंगे तो फर्क हो जाएगा एल का। क्लियर है क्या? कोई अगर सॉफ्ट आयरन रॉड इंड्यूस कर देंगे तो एल की वैल्यू बढ़ जाएगी। एल की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज, चेंज हो जाएगी, सीधे कहते हैं इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। कैसा मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है, बट मान लेते हैं एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज करेंगे अगर हम लोग मीडियम चेंज कर देंगे उस कॉइल के अंदर। क्लियर है? तो एल दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, एक ज्योमेट्री और दूसरा हमारा उसमें उसके अंदर का मीडियम। बोले क्लियर है क्या? तो क्या हमारा वो पॉइंट भी प्रूव हो गया? तो ये है डेरिवेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर अ सोलेनॉइड। ये एग्जांपल एनसीईआरटी का भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो एल की वैल्यू, ठीक है। एल की वैल्यू बहुत ही क्लियर है कि नंबर ऑफ एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है और एल के प्रोपोर्शनल, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन करोगे फिर। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो जल्दी। कुछ है नहीं, कुछ थोड़ा मेहनत कर लो। से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इससे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाने का नेक्स्ट क्लासेस में। थोड़ा रेडियस है 1 मीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। यार आगे ध्यान देना पड़ेगा मुझे, स्लाइड्स इतने पढ़ने में ना जाए, ठीक। उसी नेक्स्ट टाइम आगे से नहीं जाएगा। और आगे दो चार अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या क्या दिया हुआ है देख लो। मैं हमेशा कहता हूँ ये सब क्वेश्चन जो होता है वो यूनिट का खेल होता है, ठीक है। एल एल कितना होता है? 1 मीटर। रेडियस, सॉरी मीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। स्मॉल एन दिया हुआ है, एल का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू, कुछ हेल्प की जरूरत नहीं है, जो आप करोगे भाई मैं भी करूंगा, इसमें कुछ नया नहीं कर सकता मैं इसमें, ठीक है। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स 10⁻³ पर मीटर है, 10⁻³ पर मीटर। स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10⁻6। लेंथ कितना हो जाएगा इसका? एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 10⁻⁻4 इंटू
इंटू लेंथ कितना हो जाएगा 1, सिंपल सा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, -11 -6 इंटू 10⁻⁻5 हेनरी। क्लियर है? मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ हेनरी। अब इसको यही फाइनल इसको आंसर रहने देते हैं। पाई स्क्वायर की वैल्यू नियर अबाउट 10 होती है, ठीक है। घटा देंगे 3.94 इंटू 10⁻7, यानी कि 7 होगा पक्का। मुझे सर वो सर टर्न्स जो दिया वो तो पर सेंटीमीटर दिया है। हाँ, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, पर सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया है ना। कैलकुलेशन स्टेक कहीं ना कहीं तो हुआ है ना। लगता है आपने 10⁻³ ही रहने दिया, 10⁻² रहने दिया। क्लियर? जल्दी खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, मुझे लगता है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन के अलावा हमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम भले कम दिया हूं, लेकिन एक्चुअली इसमें कुछ करना नहीं था। शाश्वत 10/100, शाश्वत 10/100 क्या है शाश्वत? एक सेंटीमीटर में 10 टर्न्स है। अच्छा n 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न्स है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1000 शाश्वत देख लो एक बार। चलो एक लास्ट डेरिवेशन करके टॉपिक को एंड करूंगा आज। हम लोग इंडक्टर नहीं पढ़ पाएंगे, इंडक्टर आज प्लान था पढ़ने का, इंडक्टर नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। चलिए आज सेल्फ इंडक्शन तक ही होगा, खत्म होगा, ठीक है। बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सब लोग चलो, सब लोग 10-5 मिनट फोकस करो, 2-5 मिनट फोकस करो, उससे ज्यादा का टॉपिक नहीं है। 10/10⁻², हाँ सही है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ो। तो अब बात करते हैं सर्कुलर कॉइल की। ये क्वेश्चन डायरेक्टली डेरिवेशन में तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस में आ चुका है एग्जाम में, बोर्ड्स में भी, ठीक है। और जेई के लिए तो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आ जाती हैं, छोटी छोटी, वहां पे तो और भी एग्जाम्पल्स आते हैं। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, सेल्फ इंडक्शन फॉर्मूला क्या है? टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल इक्वल्स टू Li। अब मैं सीधा सीधा लिखने वाला, टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या होगा? तो टोटल मान लीजिए कॉइल में n टर्न्स, n टर्न्स इनटू फ्लक्स ड्यू टू 1 कॉइल इक्वल्स टू क्या होगा? Li। क्लियर? सिंपल। अब n इंटू फ्लक्स ड्यू टू 1 टर्न कितना होगा? तो आपको ही पता है कितना होता है, b इंटू a। b इंटू a इक्वल्स टू l इंटू i। क्लियर है? b इंटू a। अब n लिखा हुआ है, अब b कितना होता है याद करिए। b क्या होता था? सर्कुलर कॉइल की वजह से b कितना होता था? म्यू नॉट n i अपॉन 2, म्यू नॉट n i अपॉन 2 r, म्यू नॉट n i अपॉन 2r होता था, इनटू एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? l इंटू आई। बोलिए कह सकते हैं क्या? टोटल फ्लक्स थ्रू द सेम कॉइल इक्वल्स टू n इंटू b इंटू a, n इंटू b इंटू a इक्वल्स टू l इंटू आई। क्लियर है? इसी कॉइल के इसी के एरिया में कितना फ्लक्स होगा? तो n नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल क्या है? n इंटू एक टर्न में कितना फ्लक्स होगा? एक टर्न, एक टर्न में कितना फ्लक्स होगा? एक टर्न में कितना होगा? b इंटू a। b कितना होगा? म्यू नॉट n i बाई 2r। मैंने क्या किया, ये r r एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पहले तो म्यू नॉट हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में i हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में एक r भी हो जाएगा, डिवाइडेड अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू l इंटू आई। अगेन i विल बी कैंसिल आउट, और l की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट n स्क्वायर, ठीक है। पाई भी है, सॉरी पाई भी है, ठीक है। पाई r अपॉन 2। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये एक टोटल सेल्फ इंडक्शन फॉर सर्कुलर कॉइल निकाल सकते हैं, और थोड़े एग्जांपल्स कल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इंडक्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। दो लेक्चर मैक्सिमम लगेगा, एक लेक्चर रिवीजन में। नेक्स्ट वीक तीनों लेक्चर में पूरी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज द क्लास, ठीक है। आज क्वेश्चंस नहीं कर पाया बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा इंडक्टर तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।